बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वीरान सड़क पर एक कार फराटे बढ़ती हुई जा रही थी। कार में उस वक्त दो लड़कियां बैठी हुई थी जो अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर गई थी। वो दोनों लड़कियां आपस में कजन्स भी थी। उनमें एक का नाम हुमा और दूसरी का नाम फारिया था। हुमा और फारिया अपने वालिदैन की इकलौती औलादें थी। फारिया के अब्बू सलीम फारूकी और हुमा के अब्बू मुश्ताक फारूकी आपस में भाई थे। सलीम फारूकी मुश्ताक फारूकी से बड़े थे और दोनों भाई मिलकर अपने मरहूम वालिद अहमद फारूकी का बिजनेस संभालते थे। यार हुमा, बहुत देर हो गई है, अब कार तेज चलाओ, फारिया ने कहा। डर उसके लहजे से वाज़े नजर आ रहा था क्योंकि जब भी उसे घर पहुंचने में देर हो जाती तो उसकी वालिदा सलमा उसकी अच्छी खासी क्लास लेती थी और आज तो 11:15 बज चुके थे। यार मैं और कितना तेज चलाऊं, मुझे खुद डर लग रहा है। एक तो ये वीरान सड़क और ऊपर से घर वालों का डर। अम्मी तो है नानों की तरफ गई हुई है, लेकिन आज ताई अम्मी के इताब से हमें कोई भी नहीं बचा सकता, हुमा ने कहा। रमशा खुद तो सुकून से सो गई होगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि ऐसी बेढंगी ख्वाहिश करने की जरूरत क्या थी। यार अगर इसका बर्थडे ना होता तो सच में मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। देखो, बात मानी तो अब हम खुद मुसीबत में हैं, फारिया बोली। फारिया की बात सुनकर हुमा ने कंधे उचकाते हुए कहा, बस करो, आप पछताने से क्या फायदा। थोड़ी देर गाड़ी में खामोशी रही। हुमा ड्राइविंग करते करते उकता गई थी और बाहर इंतहाई बेजारी से इधर उधर देख रही थी, जबकि सामने से एक बूढ़ा शख्स तेजी से गाड़ी की तरफ भागा चला आ रहा था। फारिया ने उस बूढ़े को देख लिया था। गाड़ी और उसका फासला थोड़ा ही रह गया था कि फिर वो भी बेवकूफ आगे से हटने के बजाय मुसलसल गाड़ी की तरफ ही आ रहा था। फारिया जोर से चिल्लाई, हुमा, कार रोको, सामने देखो। हुमा पहले तो ऐसा बाख्ता हो गई, फिर उसने सामने देखा और सामने देखकर उसने ब्रेक लगाई, मगर तब तक तीर कमान से निकल चुका था। वो बूढ़ा जबरदस्त तरीके से कार से टकराया और फिजा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। हुमा का सर जोर से स्टीयरिंग से टकराया। फारिया भी विंड स्क्रीन से टकराई, लेकिन वो अपने होशो हास में रही, जबकि हुमा बेहोश हो चुकी थी। उसके माथे से खून की लकीरें नमूदार हो चुकी थी, जबकि सामने पड़े हुए उस बूढ़े के बारे में फारिया कोई भी राय कायम नहीं कर सकी थी कि वो जिंदा है या फिर मर चुका है। फारिया ने हुमा का बाजू पकड़कर उसे झटका दिया तो हुमा होश में आ गई, मगर उसका सर मुसलसल चकरा रहा था। हुमा, हुमा, तुम ठीक तो हो ना? फारिया बेचैनी से बोली। शिद्दत परेशानी की वजह से उसकी आंखों में मोती झिलमिलाने लगे थे। हाँ, बेहतर हूँ। वो उल्लू का पटा कहाँ है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है? हुमा कमजोर लहजे में बोली। वो सामने पड़ा है, पता नहीं जिंदा भी है या मर चुका है, फारिया ने जवाब दिया। अब क्या करें? हुमा के चेहरे पर अजीब कशमकश की कैफियत पैदा हो गई थी। मेरे ख्याल में पहले उतरकर देखते हैं। हुमा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम कितना लेट हो चुके हैं? फारिया को अब उस पर गुस्सा आने लगा था। यार हम लेट तो हो चुके हैं, हुमा ने तस्लीम करते हुए कहा, लेकिन फारिया ये भी तो सोचो, अगर वो शख्स जिंदा है और हम उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो वो मर जाएगा। मैं जो कुछ भी कह लूं तुमने मेरी बात माननी नहीं है, तो चलो देखते हैं, फारिया कोफ्त ज़दा लहजे में बोली। उसकी नफ्स चल रही थी, लेकिन रुक रुक कर, इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हुमा ने बूढ़े की नफ्स चेक करते हुए कहा। चलो फिर, लेकिन अम्मी ने कुछ भी कहा तो जिम्मेदारी तुम पर होगी। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, वरना मैं कॉल करके उन्हें बता देती। सॉरी, आपने इस बंदे को लाने में देर कर दी। ये अब नहीं रहा, डॉक्टर ने बूढ़े की धड़कन और नब्ज चेक करने के बाद कहा। वैसे ये आपके लगते क्या हैं? डॉक्टर ने एक बार फिर पूछा, जबकि हुमा और फारिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे। हमारे कुछ भी नहीं लगते, बस इनका हमारी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था, फारिया ने जवाब दिया। तो अब
आप ऐसा करें कि अपने घर चली जाएं, रात बहुत हो चुकी है, आपकी फैमिली भी परेशान होगी। मैं लाश को हॉस्पिटल के डेड हाउस में भिजवा देता हूँ, कल देखते हैं कि इसका करना क्या है। डॉक्टर बड़ा अच्छा इंसान था जो कि इनके साथ मुकम्मल तावन कर रहा था। थैंक यू डॉक्टर साहिब, फिर हम सुबह आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज, फारिया ने कहा और हुमा को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। हुमा अपने माथे की बैंडेज करवा चुकी थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुमसुम और अजीब सी हालत में थी। हालांकि वो मुश्किलात का सामना करने वाली लड़की थी, लेकिन इस वक्त न जाने उसे क्या हो गया था। हुमा, क्या हो गया है तुम्हें? सर में ज्यादा दर्द हो रहा है, फारिया फिक्रमंदाना लहजे में बोली। क्या कहा तुमने? हुमा चौंकते हुए बोली। मैं पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे सर में बहुत दर्द हो रहा है? फारिया ने अपना सवाल दोहराया। दर्द? कहाँ? सर में? हुमा अपने सर को हाथ लगाते हुए ना समझते हुए बोली। लगता है इंजेक्शन की वजह से तुम्हें नींद आ रही है। खैर, अब हम घर पहुंचने वाले हैं, फारिया ने कहा। जब वो दोनों घर पहुंची तो सलमा बेगम ने उन पर चढ़ाई कर दी, लेकिन फिर एक्सीडेंट और हुमा के माथे की बैंडेज देखकर वो परेशान हो गई। फारिया ने उन्हें तसल्ली दिलाई कि अब हुमा ठीक है, तो सलमा बेगम की परेशानी जरा कम हुई। फारिया उस बूढ़े की डेड बॉडी वाली बात को गोल कर गई थी। हुमा आज यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। कल रात के एक्सीडेंट की वजह से उसके माथे में चोट आई थी और आज सुबह सर में भी दर्द हो रहा था, इसलिए फारिया को अकेले ही यूनिवर्सिटी जाना पड़ा था। फारिया का इरादा था कि अपनी क्लासेस लेने के बाद वो हॉस्पिटल जाएगी और कल वाले मसले को हल करेगी। फारिया क्लास में बैठ गई। क्लास स्टार्ट होने में अभी 15 मिनट बाकी थे। फारिया क्लास में अकेली बैठी थी कि वहां अचानक साहिर आ गया। साहिर फारिया का क्लास फेलो होने के साथ साथ उसका बड़ा अच्छा दोस्त भी था। कल तुम गई थी रमशा के बर्थडे पार्टी में? साहिर ने उससे पूछा। हाँ, मैं और हुमा दोनों गई थी। बाकी हमारे सभी दोस्त वहां थे सिवाय तुम्हारे। मगर तुम क्यों नहीं थे? फारिया ने पूछा। बस यार, घर में कुछ काम था इसलिए मैं नहीं आ पाया। रमशा कुछ कह रही थी मेरे बारे में। हाँ, उसे काफी गुस्सा था तुम पर, फारिया ने जवाब दिया। हुमा नहीं आएगी आज? नहीं, आज वो नहीं आएगी, उसके सर में शदीद दर्द था। ठीक है, साहिर बोला। इतनी देर में बाकी सारे स्टूडेंट भी आ गए थे और टीचर्स भी। इनकी क्लास स्टार्ट हो गई थी। यूनिवर्सिटी से फारिग होकर फारिया हॉस्पिटल आ गई और इस डॉक्टर से मिली जिसने कल रात उस बूढ़े को ट्रीटमेंट दिया और इसके साथ अच्छा खासा तावन भी किया था। उस डॉक्टर का नाम आसिफ था। कुछ पता नहीं चला कि वो बूढ़ा कौन था। उसका हुलिया भी बड़ा अजीब सा था। गले में इतनी अजीबो गरीब किस्म की मालाएं और हाथों में इतनी अंगूठियां थी। खैर, ये हमारा मसला नहीं, डॉक्टर आसिफ फारिया को बता रहा था। तो अब क्या हो सकता है? फारिया ने पूछा। डॉक्टर आसिफ पहले कुछ लम्हात तक चुप रहा, फिर वो मैनिहिस लहजे में बोला। अगर ये बात मीडिया में आ गई तो आपकी कार से एक बूढ़े का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया तो जानती हैं कि क्या होगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये मसला हल हो सकता है और कोई पुलिस केस भी नहीं बनेगा। तो बताएं वो हल क्या है? फारिया ने बेताबी से पूछा। हल ये है कि इस बूढ़े को मैं किसी के इल्म में लाए बगैर दफन करवा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरी इसके लिए एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? फारिया ने पूछा। आपको मेरी शादी करवानी होगी। डॉक्टर आसिफ ने अपनी शर्त बयान की तो फारिया हैरान रह गई। मैं आपकी शादी करवाऊं? क्यों, आपके अपने वालिदैन कहाँ हैं? ये कैसी बेतुकी शर्त है? फारिया हैरत और गुस्से से बोली। डॉक्टर आसिफ बोला, रिलैक्स। असल में बात यह है कि वो लड़की जो कल आपके साथ आई थी, जिसकी पेशानी जख्मी थी, क्या नाम था उसका? हाँ, हुमा। मुझे हुमा से प्यार हो गया है और गालिबन हुमा आपकी बहन है। फारिया गुस्से से बोली। क्या बकवास है ये प्यार का इजहार करने का कौन सा तरीका है, वो भी शर्तों के सहारे? आप मेरी कजन से शादी करना चाहते हैं? आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर आप मेरी बातों से हर्ट हुई तो मेरा मकसद आपको दुखी या जज्बाती करना हरगिज भी नहीं था। आपका मसला तो वैसे भी हल हो जाएगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। आप मेरे करैक्टर के बारे में किसी से भी पूछ सकती हैं। मुझे सच में हुमा से प्यार है और अपने प्यार को पाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो सारी उम्र आपको दुआएं दूंगा। कल रात को जो हादसा हुआ था उसके बाद से हुमा बड़ी बदली बदली सी लग रही थी। हुमा को खुद भी अपने अंदर तब्दीली महसूस हो रही थी। उसे अपने अंदर एक अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी और किसी काम में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। इसलिए हुमा ने यह बेहतर समझा कि थोड़ी देर के लिए वो सो जाए।
ख्वाब में हुमा एक वीराने में पहुंच गई। उस वीराने में वो मुसलसल भटक रही थी और उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर अचानक हुमा ने कल रात वाले उस बूढ़े को देखा जो कि मर गया था। उस बूढ़े के हाथ में एक चमकते दस्ते वाला खंजर था और वो हुमा के पीछे भागने लगा। हुमा भाग रही थी और उस वीराने में उसकी चीखें गूंज रही थी। फिर अचानक वो बूढ़ा किसी चीज से ठोकर खाकर गिरा और जोर से चिल्लाया, साहिर कहाँ हो तुम, सामने आओ। इसके बाद वो बूढ़ा बेहोश हो गया और हुमा हड़बड़ा के नींद से बेदार हो गई। हुमा का सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। वो इस ख्वाब के बारे में सोचने लगी जो कुछ देर पहले उसने देखा था। क्या था वो सब कुछ, और बूढ़े ने साहिर का नाम क्यों लिया था? साहिर से इस बूढ़े का क्या ताल्लुक था? हुमा साहिर को अच्छी तरह से जानती थी। साहिर इनकी क्लास फेलो था और फारिया साहिर से मोहब्बत करती थी। फारिया ने ये बात साहिर को नहीं बताई थी, अलबत्ता उसने ये बात हुमा से शेयर की थी। हुमा सोच सोच कर परेशान होने लगी कि क्या हो रहा था उसके साथ। उस वक्त फारिया भी हॉस्पिटल से वापस आ गई। क्या बात है फाहरा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हुमा ने पूछा। हुमा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, फारिया ने हुमा के पास बैठते हुए उससे कहा। हाँ तो करो, क्या जरूरी बात है? रात वाला मसला तुमसे हल नहीं हो सका क्या? हुमा ने पूछा। वो मसला तो तकरीबन हल हो चुका है, फारिया ने कहा, लेकिन एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। प्रॉब्लम? हुमा परेशानी से बोली। वो असल में बात यह है, फारिया ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर दिया। कल जो डॉक्टर हमारे साथ बड़ा ताउन कर रहा था, हमारी मदद की कोशिश कर रहा था, वो बिला वजह नहीं कर रहा था। उसके पीछे एक वजह थी। हुमा ने पूछा, कैसी वजह? वो तुमसे शादी करना चाहता है, कहता है कि मुझे हुमा से प्यार हो गया है, फारिया ने कहा। क्या? हुमा शिद्दते हैरत में क्या को अच्छा खासा लंबा करके बोली। क्या जवाब दोगी उसे? फारिया ने बेताबी से पूछा। हुमा कुछ लम्हात सोचती रही, फिर बोली, बंदा हैंडसम है, जॉब भी अच्छी है, मुझसे प्यार भी करता है, किस चीज की कमी है फारिया? हुमा ने फारिया की तरफ देखते हुए मानीहेज लहजे में कहा। सिर्फ बस तुम्हारी हाँ की, फारिया खुश होकर बोली। हुमा भी सनसनीखेज अंदाज में मुस्कुराने लगी। फिर कई मुश्किलात से गुजरने के बाद आसिफ ने हुमा को अपने प्यार का यकीन दिला ही दिया था। हुमा बहुत खुश थी, लेकिन अपने अंदर होने वाली तब्दीली की वजह से हुमा की खुशियां अधूरी रह गई थी। वो बदल रही थी। नादास्ता तौर पर वो इन चीजों को पसंद करने लगी थी जिनसे कभी इसे कराहियत महसूस होती थी। जब वो दूसरी को अजियत में देखती तो उसे मजा आता था। यूनिवर्सिटी में एक रोज हुमा बड़ी बेचैन और उदास थी। अपनी क्लास से फारिग होने के बाद उसने अपनी एक क्लासमेट को सीढ़ियों से धक्का दिया तो वो बेचारी सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आई और खून से लथपथ हो गई थी। उस लड़की के बाजू में फ्रैक्चर भी हो गया था। जब वो लड़की जीने से गिरते हुए चिल्ला रही थी तो उसकी चीखें हुमा को सुकून पहुंचा रही थी और इत्फाकिया तौर पर ये सब साहिर ने भी देख लिया था। लेकिन साहिर ने किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया था, बल्कि वो पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराने लगा था। रात गहरी हो चुकी थी। हुमा और फारिया एक ही कमरे में सोती थी। अचानक हुमा को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया हो। हुमा खड़बड़ाकर उठ बैठी, लेकिन अभी तक अपने पूरे हासू में लौटी नहीं थी कि अचानक उसके कान में एक नामानूस सी आवाज आई। हुमा, बाहर आ जाओ, तुम्हारे घर के सामने जो कॉफी शॉप है वहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। न जाने इस आवाज में कैसा जादू था, कैसा सहर था कि हुमा न चाहते हुए भी बेड से उतरी और कमरे से बाहर निकल गई। फारिया सबसे बेनियाज सोई हुई थी। थोड़ी देर में हुमा उस कॉफी शॉप में आ गई। वहां उसे एक आदमी मिल गया। नीली पतलून के ऊपर पुरअसरार से आदमी ने स्याह रंग का कोट पहना हुआ था जो उसके घुटनों से जरा नीचे तक था। कोट से मुंसलिक टोपी उसने अपने सर पर पहनी हुई थी। हुमा इस शख्स को पहचान रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो है कौन। आओ मेरे साथ। उस शख्स ने आगे बढ़कर बड़ी खुद एतमादी के साथ हुमा की कलाई पकड़ ली और आगे बढ़ गया। हुमा उसके शहर में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी। वो उस शख्स से ये भी नहीं पूछ पा रही थी कि वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है। उस शख्स ने हुमा को अपनी कार में बिठाया और कार को आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक घर के सामने रुकी। चलो उतरो नीचे, उस शख्स ने बहुत रौब से कहा। हुमा बगैर कुछ कहे कार से नीचे उतर गई। थोड़ी देर में वो शख्स हुमा को लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ। इस कमरे में रखी हुई एक एक चीज पुरअसरारियत से भरपूर थी। अलमारियों में रखी हुई मोटी मोटी किताबें जिन पर अजीबो गरीब किस्म की तस्वीरें बनी हुई थी। सारे कमरे में ढेरों मोमबत्तियां जलाई गई थी। अजीबो गरीब लोगों के पोर्ट्रेट दीवारों पर चिस्पा थे और सबसे भयानक वो खोपड़ी थी जो कमरे के वस्त में मेज पर रखी गई थी।
बैठ जाओ यहाँ। उस शख्स ने अपने महसूस लहजे में कहा तो हुमा बैठ गई। जो सवाल मैं तुमसे पूछूंगा मुझे उनका सही सही जवाब देना है तुमने, उस शख्स ने कहा और हुमा ने असबात में सर हिला दिया। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? हुमा फारूकी। तुम्हारी मोहब्बत? आसिफ खान। कि तुम अपने अंदर बदलाव महसूस कर रही हो? हाँ, मेरे अंदर तब्दीली आ रही है। हुमा बदसूर उस पुरअसरार बंदे के सवालात के जवाब दे रही थी और यूं लग रहा था जैसे हुमा की आवाज किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। तुम में ये तब्दीली कब से आई है? उस रोज से जब उस बूढ़े का एक्सीडेंट हुआ था। पुरअसरार आदमी के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई जैसे इसकी मतलूबा मालूमात मिल रही हों। मुझे यूं लगता है कि मेरे पास सुपर पावर्स आ गई हैं। मैं हवाओं में उड़ सकती हूँ और हैरत अंगेज कारनामे सर अंजाम दे सकती हूँ। इसके अलावा कोई और तब्दीली? मेरा इंसानी खून पीने का दिल करता है। हुमा ने इतनी बड़ी बात बड़े आम से लहजे में कह दी। पुरअसरार शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट जरा और गहरी हो गई। अच्छा तो पियो इंसानी खून, शुरुआत करो। किससे करूँ शुरुआत? हुमा मुसलसल सवालात के जवाब देती जा रही थी। अपने आसिफ खान से। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो उसे तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी, पुरअसरार बंदे ने कहा। और अब उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। हुमा अपने घर में दाखिल हुई तो वो ट्रांस किसी कैफियत से निकल आई। परेशानी उसके चेहरे से आया थी। वो जानती थी कि कुछ देर पहले ही वो ट्रांस में थी और उसे उस पुरअसरार शख्स के साथ हुई सारी बात याद थी। लेकिन वो पुरअसरार बंदा था कौन और उसने हुमा को आसिफ के बारे में ऐसे मशवरा क्यों दिया था? इससे भी बड़ा सवाल ये था कि उसने हुमा को ट्रांस में लिया ही क्यों था? हुमा मुसलसल सोचते हुए अपने कमरे तक पहुंच गई और दरवाजा खोलकर अंदर आई। फारिया जाग चुकी थी। हुमा बाहर क्यों गई थी इतनी रात को? फारिया ने हुमा से पूछा। वो दरअसल में ताज़ा हवा के लिए छत पर गई थी। हुमा दिमाग का सहारा लेते हुए बोली। अच्छा, ठंड लग जाएगी यार, सो जाओ, फारिया ने कहा। हुमा बिस्तर पर लेट तो गई मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। क्या मुझे फारिया के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए? हुमा सोच रही थी और उलझ रही थी। क्या ये मेरी बात का यकीन करेगी? ये तो मुझे पागल समझेगी। मैं क्या करूं? प्यास भी लग रही है, मुझे उठकर पानी पीना चाहिए, हुमा सोच रही थी। अचानक हुमा के कानों में वही पुरअसरार सरगोशी सुनाई दी। ये पानी की प्यास नहीं है, ये खून की प्यास है। तुम्हें आसिफ खान का खून पीना है आज, उसके गर्म लहू से अपने हलक को तर करना है। न जाने इस आवाज में ऐसा क्या रौब और दबदबा था कि उसने हुमा के तकिए से उसने अपना सेल फोन निकाला और आसिफ खान को मैसेज किया। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त, कुछ जरूरी काम है। थोड़ी देर में आसिफ का जवाब आ गया। ऐसा क्या काम है? खैर मेरी आज नाइट शिफ्ट थी, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आ जाओ यही बात करते हैं। हुमा ने रिप्लाई किया। ठीक है, मैं आ रही हूँ, और कमरे से बाहर निकल गई। बिस्तर पर बेखबर पड़ी फारिया को कुछ भी इल्म नहीं था कि कैसा शैतानी खेल शुरू हो चुका है। उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि कल को जो उसकी बहन एक इंसान थी वो आज जिनजादी बन चुकी है। शैतानी और सफली ताकतों के माहिर साधु गंगाराम का अजल से एक ही जानी दुश्मन रहा था। वो जानी दुश्मन सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए इस तिलिस्मी मैदान में आया था, और वो दुश्मन था साहिर, जो कि शिल्पा का आशिक था। शिल्पा एक हिंदू लड़की की आत्मा थी जिसे साधु गंगाराम ने अपनी हवस की बीड़ चढ़ा दिया था। शिल्पा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को साधु गंगाराम ने अपने कब्जे में कर लिया था। साहिर ने शिल्पा से टूटकर मोहब्बत की थी। शिल्पा भी उसके इश्क का दम भरती थी, लेकिन साधु गंगाराम ने उनकी खुशियों का शिराजा बिखेर दिया था। जब से शिल्पा पर यह संसार छोड़कर गई थी, साहिर बदल गया था और उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ ये था कि शिल्पा के कातिल से इंतकाम लेना है। उसे अपनी शिल्पा की आत्मा को इस पापी साधु की गिरफ्त से निकालना है, और उसने बहुत सारे चाप किए, खुद को साधु गंगाराम से मुकाबले के लिए तैयार किया, और उस रात उसने साधु गंगाराम पर हल्ला बोल दिया। लेकिन साधु गंगाराम अपनी होने वाली शिकस्त को महसूस करके वहां से भाग निकला और फिर हुमा और फारिया की कार से टकराया। मरने से पहले साधु गंगाराम ने ऐसा जाप किया था कि उसकी सारी शक्तियां हुमा को मिल गई थी, जिसकी वजह से हुमा एक इंसान के बाद एक जिनजादी बन गई थी। दूसरी जानिब साहिर हैरान हो रहा था कि गंगाराम की मृत्यु के बाद भी शिल्पा की आत्मा आजाद क्यों नहीं हुई। उस रात साहिर ने एक कठिन चाप काटने के बाद ये पता लगा ही लिया था कि हुमा अब एक गैर मामूली लड़की नहीं बल्कि वो एक जिनजादी बन चुकी है। कुछ दिनों के बाद साहिर ने हुमा को
एसिड ट्रांस में लिया और उससे सारी मालूमात लेने के बाद डॉक्टर आसिफ के खून पीने का मशवरा दिया, बल्कि हुक्म दिया, क्योंकि साहिर हुमा के लबों को इंसानी खून की लत लगाना चाहता था। क्योंकि अगर एक बार हुमा को इंसानी खून की लत लग गई तो वो अपनी सारी शक्तियों को पहचान लेती और यूं साहिर के लिए शिल्पा तक पहुंचना आसान हो जाता। उधर घर से निकलने में हुमा को किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि घर में सिर्फ हुमा थी। फारिया की नानी बीमार थी और बाकी घर वाले उनकी इयादत के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। तकरीबन 8 घंटे के बाद हुमा हॉस्पिटल में आ गई और डॉक्टर आसिफ के ऑफिस में दाखिल हुई। हुमा, हैरियत तो है ना? आसिफ के लहजे में फिक्र थी। हुमा ने आसिफ की बात का कोई जवाब न दिया और मुड़कर दरवाजा लॉक कर दिया और एक मरतबा फिर वापस मुड़ी और धीरे धीरे आसिफ की तरफ बढ़ने लगी। आसिफ हुमा के पुरअसरार अंदाज को देखकर खौफजदा भी हो रहा था। हुमा पुरअसरारियत से भरपूर सनसनीखेज लहजे में बोली, मुझे प्यास लग रही थी। क्या? ये सामने जग बड़ा है, उठाकर पानी पी लो, आसिफ हैरान होते हुए बोला। हुमा धीरे से आगे बढ़ी। उसने जग धीरे से उठाया और फिर अचानक जोर से दीवार के साथ दे मारा। हुमा, ये क्या बदतमीजी है, आसिफ गुस्से से बोला। हुमा ने अचानक अपना रूप बदल लिया। अपने स्कार्फ में छुपाई हुई छुरी निकाली। छुरी का चमकता हुआ फल ये बता रहा था कि वो कितनी तेज है। तुम्हारे पास ये छुरी क्यों है? आसिफ अब हकीकी मानों में डरने लगा था। मुझे प्यास लगी है और मैंने तुम्हारा खून पीना है, हुमा ने कहा और आगे बढ़कर उस आसिफ को दबोच लिया। आसिफ हैरान रह गया, क्योंकि इस वक्त उस नाजुक सी दानपन लड़की में 100 मर्दों से ज्यादा ताकत आ चुकी थी। हुमा ने हाथ में पकड़ी हुई छुरी से आसिफ की गर्दन काट दी। खून का फवारा उबल पड़ा और हुमा ने आसिफ के नरहे पर अपने होंठ रख दिए। वो बहुत बेताबी से खून पीते हुए एक जनूनी जिनजादी बन गई थी। फारिया सोती रही। अमूमन उसकी नींद इतनी गहरी नहीं होती थी, लेकिन साहिर ने उस पर भी अपना सहर कर रखा था, इसलिए वो जान न सकी कि इस रात कैसे खूनी खेल की इब्तिदा हो चुकी है। उसकी बहन कैसे एक इंसान से आदम हूर जिनजादी बन चुकी है। दूसरी तरफ हुमा भी हॉस्पिटल के पिछले गेट से वापस निकली थी और कुछ देर में अपने घर में पहुंच चुकी थी। हुमा वापस घर आकर सो गई। ख्वाब में एक बार फिर उसने उस बूढ़े साधु गंगाराम को देखा, जो उसकी वजह से मौत के मुंह में जा चुका था। उस बूढ़े ने हुमा से मुखातिब होकर कहा, तूने मेरी शक्तियां हासिल कर ली। मेरी शक्तियों में सबसे महान शक्ति शिल्पा की शक्ति है। वो बड़ी शक्तिशाली आत्मा है। मैंने बरसों की तपस्या के बाद उस शक्ति को अपने विश में किया, लेकिन अब इस पर लोगों की बड़ी नजरें हैं। तुझे शिल्पा की शक्ति की रक्षा करनी होगी, क्योंकि मैं लौट के आऊंगा और तुझसे अपनी शक्तियां वापस तलब करूंगा। सुबह हो चुकी थी। वो स्यातरीन रात गुजर तो गई थी, लेकिन इस बात से कई जिंदगियों ने तबाही और बर्बादी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। हुमा भी अब सारा कुछ सच जान चुकी थी, लेकिन उसने तहैया कर लिया था कि वो फारिया को इन सब बातों से दूर रखेगी। उस रोज फारिया और हुमा को यूनिवर्सिटी से देर हो गई थी। वो दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी कि उन्हें साहिर मिल गया। आप दोनों तो काफी लेट हो गई हैं। मैं भी लेट था। सर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, साहिर ने इन दोनों को बताया। मेरे ख्याल में अब आप भी ना जाएं। इतनी इंसल्ट से बेटर है कि हम ये क्लास ही बैक कर लें। क्यों हुमा? अपनी बात मुकम्मल करने के बाद फारिया ने हुमा की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, हुमा ने साहिर की तरफ देखते हुए फारिया को जवाब दिया। साहिर हुमा की ये हरकत देखकर मुस्कुराने लगा। फारिया जल्दी से बोली, चलो फिर मैं सदफ के पास जा रही हूँ, मुझे उससे कुछ नोट्स चाहिए थे। तुम दोनों बातें करो। और फारिया वहां से चली गई। फारिया के जाने के बाद हुमा साहिर की आंखों में आंखें डालकर बोली, साधु गंगाराम से तुम्हारी दुश्मनी की क्या वजह थी? तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया। साहिर इंतहाई दिलेरी से बोला, हाँ साहिर, देख लिया मैंने तुम्हारा असली चेहरा। अब मुझे बताओ कि क्या वजह है। मेरी शिल्पा का कातिल था वो। उसने न सिर्फ मेरी शिल्पा की इज्जत पमाल की, बल्कि उसकी आत्मा को भी अपने काबू में कर रखा था। लेकिन अब गंगाराम जहन्नुम में पहुंच चुका है और अब जहन्नुम में जाने की उसकी बारी है, जिसने मेरी शिल्पा की आत्मा को अपने काबू में कैद कर रखा है। हुमा कहकहा लगाकर हंसी और बोली, अब वो वक्त गया जब तुम अपने शहर में मुझे जकड़ लेते थे। याद रखो, शिल्पा की आत्मा साधु गंगाराम की सबसे बड़ी शक्ति है और अब उस शक्ति को मैं अपने हक में इस्तेमाल करूंगी और जिंदगी का हर सुख पाऊंगी। वो सब कुछ हासिल करूंगी जो आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया, जहां तक किसी की सोच पहुंच नहीं पाई। तुम गलत रास्ते पर चल निकली हो।
इस दुश्मनी से मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, खसारे में तुम ही रहोगी। मौत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, इससे पहले मुझसे सुलह कर लो। शिल्पा की आत्मा को आजाद कर दो, बाकी अपनी शक्तियों के बलबूते पर तुम दुनिया पर राज करना। साहिर मुफाहमत करते हुए बोला, नहीं साहिर, गंगाराम लौट कर आएगा और मुझसे अपनी ताकतें वापस तलब करेगा, लेकिन मैं उसे उसकी ताकतें अब लौटाना नहीं चाहती। और अगर मैंने शिल्पा की आत्मा को आजाद कर दिया तो साधु गंगाराम मुझ पर भारी वार करेगा। हुमा बोली। हुमा की बात सुनकर साहिर ने कहा, तुम तो इन शक्तियों की हिफाजत के लिए इंसानी खून पियोगी, जैसे तुमने अपने आशिक को मारा था वैसे। अच्छा, तुम्हारा अगला शिकार कौन होगा? साहिर इंतहाई जहरीले लहजे में बोला, हाँ पीऊंगी, और इस काम की तरफ तुम ही ने मुझे रागिब किया है, इसलिए जिम्मेदार भी तुम ही हो। हुमा ने गुस्से से कहा। साहिर अब मुस्कुराने लगा और बोला, सोचो तुम्हारा ये सच अगर मैं तुम्हारी फैमिली को बता दूं तो फिर? तो ठीक है, अगर तुमने जंग का सोच ही लिया है तो मुझे मंजूर है, अलबत्ता तुम्हारी बर्बादी पर मुझे अफसोस जरूर होगा। हुमा और फारिया एक ही कमरे में रहा करती थी, लेकिन अब हुमा ने अपना कमरा अलग कर लिया था, क्योंकि आज हुमा ने सोचा हुआ था कि वो शिल्पा की आत्मा से मिलेगी। रात 10:30 बजे का अमल था। हुमा अपने कमरे के दरवाजे को कुंडी लगाती हुई एक मंत्र पढ़ने लगी। हुमा नहीं जानती थी कि वो हिंदी मंत्र इसे कैसे याद हो गया, हालांकि उसने अब तक कोई मंत्र याद नहीं किया था, लेकिन पुरअसरार तरीके में हुमा के जहन में कई मंत्र आ गए थे। हुमा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो कमरे में धुएं का मरगुला बन गया, और फिर उस मरगुले से शिल्पा की आत्मा बरामद हुई। उसका हुलिया बिल्कुल हिंदू लड़कियों की तरह था। उसके बदन पर सफेद रंग की साड़ी थी, कलाइयों में सफेद मोती के गजरे थे और बाल भीगे हुए थे जैसे वो अभी नहा कर आई हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? शिल्पा ने सवाल किया। कौन हो तुम? हुमा ने इंतहाई रौब से सवाल किया। मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, शिल्पा दर्द बड़े लहजे में बोली। तुम्हारी खादिमा हूँ मैं। अपने मंत्रों के जाल में तुमने मेरी आत्मा को कैद कर रखा है। अच्छा, तुम मरी कैसे? मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। तो सुनो, कैसे कैसे दर्द उठाए मैंने जिंदगी में, और मरकर भी मेरी आत्मा को शांति न मिली। मेरा जन्म एक कट्टर हिंदू घराने में हुआ। मेरी माताजी मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की दासी थी। अपनी जिंदगी के 35 साल वो मंदिर में दासी ही रही। फिर उन्हें मंदिर से निकाल दिया गया क्योंकि उनकी जवानी डर रही थी। पिताजी उस मंदिर के छोटे पुजारी थे जिस मंदिर की दासी मेरी माताजी थी। मंदिर से निकाले जाने के बाद पिताजी ने मेरी माताजी को शादी का संदेशा भिजवाया, जो मेरी माँ ने स्वीकार कर लिया, और अग्नि के गिर्द 7 फेरे करके वो दोनों 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए। शादी के 1 बरस के बाद मैं इस दुनिया में आई। जब मेरे माताजी उम्मीद से थी, उसी वक्त मंदिर के बड़े पुजारी ने ये पेशगोई कर दी कि लड़की पैदा होगी, और इस लड़की को स्वयं श्री कृष्ण ने अपने लिए चुन लिया है, और इसलिए वो भी मंदिर की दासी ही होगी। और यूँ जब मैं 14 बरस की थी तब से मैं हमेशा के लिए मंदिर में आ गई। कुछ बरस मंदिर में ही गुजर गए। 5 साल गुजरे कि कुछ सियाह आए, और वो सियाह मंदिर को देखने के लिए मंदिर में आए, क्योंकि वो मंदिर जिसमें मैं दासी थी वो सबसे बड़ा मंदिर था। उन्हीं स्याहों में एक साहिर भी था। उसने मंदिर में मुझे देख लिया और उसे मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। साहिर ने मुझसे प्यार का इजहार किया। पहले तो मैं ना मानी, क्योंकि मैं खुद को कृष्ण जी की अमानत समझ रही थी, लेकिन बाद में साहिर ने मुझे अपने इश्क से पिघला दिया। मैंने और साहिर ने कुछ जो वक्त गुजारा वो मेरे जीवन के सुनहरी दिन थे, जिन्हें मैं कभी भी भुला नहीं सकती। फिर ये बात मंदिर के बड़े पुजारी को पता चल गई, और मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को मिली। बड़े पुजारी ने मुश्तिल होकर मेरे माता पिता को मरवा दिया, और मैं साहिर के साथ शादी न कर सकूं, इसलिए उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। साहिर उन दिनों दूसरी जगह गया हुआ था, इसलिए उसे कुछ पता न चल सका कि मुझ पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। कुछ दिनों के बाद बड़े पुजारी का एक दोस्त उससे मिलने मंदिर में आया। वो साधु गंगाराम था। उसकी बुरी नजरें रोजे अव्वल से मेरे जवान जिस्म पर थी। उस रात उसने बड़े पुजारी पर कोई सहर किया और मुझसे मेरी मताए हयात छीन ली। उस जालिम ने उसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि मुझे और मेरे पति को जान से मार डाला। बड़े पुजारी जैसे भी थे, अब वो मेरे पति थे। मैं बीच मंझधार में डोल रही थी। हमारा करिया कर्म हो चुका था, लेकिन साधु गंगाराम ने मेरी आत्मा को अपनी शक्तियों से मुक्त नहीं होने दिया। साहिर ने यह सब पता लगा लिया। 4 बरस उसने शक्तियां हासिल करने में लगाए, और किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो क्या कर रहा है।
शिल्पा की आत्मा ने हुमा को अपनी दर्द भरी कहानी सुना डाली। हुमा को महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें नम हो गई हैं। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, हुमा ने जवाब दिया और शिल्पा की आत्मा वहां से गायब हो गई। एक हफ्ते के बाद हुमा की सारी फैमिली घर वापस आने वाली थी। फारिया बड़ी खुश थी। फारिया और हुमा दोनों ही नानों से मिलना चाहती थी, लेकिन अपनी स्टडीज की वजह से नहीं जा पाई थी। हुमा इस वक्त छत पर टहल रही थी। कल रात जो शिल्पा की आत्मा ने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई थी, उसने हुमा को पिघला डाला था। हुमा की सोच बदल चुकी थी। वो शिल्पा पर मजीद कोई जुल्म ढाना नहीं चाहती थी और साहिर भी वक्त का सताया हुआ था। लेकिन साहिर ने फिर भी हुमा के साथ गलत किया था। हुमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो फैसला क्या करे, क्योंकि अगर वो शिल्पा की आत्मा को आजाद कर देती है तो उसकी अपनी बहन फारिया टूट जाएगी। हुमा शिल्पा को आजाद करना चाहती थी, लेकिन फारिया की वजह से वो खुद को आमादा नहीं कर पा रही थी। हुमा के हाथ में चमकता हुआ खंजर था और इस वक्त वो यूनिवर्सिटी के चेंजिंग रूम में थी। यहाँ एक लड़की अपना अबाया उतारने आई थी और हुमा उसके पीछे आ गई थी। इस वक्त वहाँ इन दोनों के अलावा कोई लड़की नहीं थी और वो लड़की हुमा के हाथ में खंजर और आंखों से उबलते जुनून को देखकर इंतहाई खौफजदा हो गई थी। हुमा तेजी से आगे बढ़ी और उस नाजुक सी लड़की को बाहों में दबोच लिया और अपने खंजर से उस लड़की का नरहा काट कर रख दिया। खून को देखकर हुमा पागल सी हो गई। वो उस लड़की के नरहे पर होंठ रखकर पीने लगी। इस वक्त हुमा एक इंतहाई वहशी, जुनूनी और आदमखोर जिनजादी बन चुकी थी, जिसे इस लजीज और गर्म खून के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि फारिया भी उसे देख रही है। फारिया की आंखों में हैरत का समंदर था। वो नफरत आमेज निगाहों से उसे देख रही थी। फारिया के लिए अपने एसाब को काबू में रखना मुश्किल हो रहा था। वो देख चुकी थी कि उसकी बहन अब इंसान नहीं बल्कि जिनजादी बन चुकी है, लेकिन ये वक्त समझदारी का था। फारिया ने अपने बैग से स्मार्टफोन निकाला और हुमा की वीडियो बना ली और 5 मिनट बाद चुपचाप वहां से चली गई। फारिया को साहिर ने चेंजिंग रूम में भेजा था और फारिया ने वहां जाकर वो तमाशा देख ही लिया था जो साहिर इसे दिखाना चाहता था। फारिया ने घर आकर वो वीडियो अपने तमाम घर वालों को दिखा दी। इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि हुमा ऐसा रूप धार चुकी है। इन लोगों की बेटी एक इंसान से जिनजादी बन चुकी है। 1 घंटे के बाद हुमा घर में वापस आई। सब फैमिली मेंबर्स को एक साथ हॉल में देखकर उसे हैरत हुई। क्या बात है, आप लोग बड़े परेशान लग रहे हैं, हुमा हैरत से बोली। हुमा इधर आओ मेरे पास। हुमा के अबू मुश्ताक फारूकी ने हुमा को अपने पास बुलाया। हुमा मुश्ताक फारूकी के पास गई और मुश्ताक फारूकी ने वो वीडियो हुमा को दिखा दी और इंतहाई सख्ती से हुमा से पूछा, क्या है ये सब कुछ? मतलब आपको सब पता चल गया? हुमा जान गई थी अब सब कुछ छुपाना फजूल था। हद जान लिया हमने, किसी सपोले को जन्म दिया मैंने, हुमा की माँ ने गुस्से से कहा। हुमा मेरी तरफ देखो, फारिया ने हुमा को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। मुझे बताओ, क्यों ली तुमने एक मासूम की जान और डॉक्टर आसिफ को भी तुम्ही ने मारा? क्यों किया तुमने ऐसा? हुमा फारिया के हाथों को एक झटके से अपनी शानों से हटाते हुए बोली, हाँ मैंने मारा उन दोनों को, क्योंकि मेरे मुंह को इंसानी खून लग चुका है। मैं अब एक इंसान नहीं बल्कि आदमखोर जिनजादी बन चुकी हूँ। मैं इंसानी खून के बगैर नहीं रह सकती और मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी को भी कत्ल कर सकती हूँ। हुमा क्या हो गया है तुम्हें? सलीम फारूकी गुस्से से बोले, हम इंसान हैं, तुम एक इंसान होकर दूसरे इंसानों का खून कैसे पी सकती हो? शट अप दयाबू, आपको दरमियान में बोलने का हक किसने दिया? मैं अब एक इंसान नहीं हूँ बल्कि आदमखोर जिनजादी बन चुकी हूँ, हुमा इंतहाई बदतमीजी से बोली। ठीक है, तो तुम भी इस घर में रहने का हक खो बैठी हो, निकल जाओ इस घर से। गुस्से की वजह से मुश्ताक फारूकी की आवाज फट गई। बल्कि ठहरो, मैं तुम्हें खुद बाहर छोड़कर आता हूँ। शाम को साहिर ने फारिया को मिलने के लिए बुलाया था। फारिया साहिर से मिली और साहिर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तान फारिया को बता डाली। इसका मतलब है कि तुम शिल्पा से प्यार करते हो, फारिया ने जब्त के आखिरी मंजिल को छूते हुए कहा। हाँ, वो मेरी मोहब्बत है। सारी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ। उसकी खातिर मैं कहाँ से कहाँ आ गया, वो तो मर गई, अब बस उसकी रूह को आज़ाद करवाना है। साहिर, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मुस्तकबिल का हर ख्वाब जो एक लड़की देखती है तुम्हारे साथ देखा है। मेरी जिंदगी फकत तुम्ही के साथ है। मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है। आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। फारिया ने आज अपने प्यार का इजहार कर ही डाला और साहिर के चेहरे पर हैरतें फैलती चली गई।
जिस वक्त हुमा को मुश्ताक फारूकी ने घर से निकाला था, उससे थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई थी। हुमा सड़क पर पैदल जा रही थी और बारिश में भीग रही थी। आज उसने अपना सब कुछ खो दिया था और तही दामान रह गई थी। जिंदगी ने उसे इतनी दुखों की सौगात दी थी कि अब जिंदगी से दिल ही भर गया था। वो साधु गंगाराम की शक्तियों के सहारे जीना नहीं चाहती थी। ऐसी शक्तियां जिन्होंने इसे आदमखोर जिनजादी बना डाला था। लेकिन मरने से पहले वो इस इंसान से बदला लेना चाहती थी जिसने उसे अपने शहर से डालकर इंसानी खून की आदत डाली थी। उसने शिल्पा की आत्मा को हाजिर किया। तुमने मुझे बुलाया? शिल्पा की आत्मा एक लड़की के रूप में हुमा के सामने हाजिर हुई। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं, तो आज मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। अपने मंत्रों के जाल से मैंने तुम्हें आजाद किया। ये सुनकर शिल्पा के चेहरे पर रौनक फैल गई। भगवान तुम्हें जिंदगी का हर सुख दे। इतना कहकर शिल्पा की आत्मा गायब हो गई। वो साहिर की मौत का तमाशा शिल्पा को भी दिखाना चाहती थी। हुमा ने ज़ेरे लब एक पुरअसरार मंत्र पढ़ा। थोड़ी देर बाद साहिर का घर जमीन बोस होने वाला था। साहिर फारिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक आया और फारिया घर से बाहर आ गई और साहिर अंदर मुड़ा। सामने शिल्पा की आत्मा खड़ी थी। शिल्पा, तुम? साहिर हैरान था। हाँ मैं। हुमा ने मुझे आजाद कर दिया। शिल्पा, आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं आज कितना खुश हूँ। साहिर ने इतना कहा ही था कि अचानक जोर से जमीन हिलने लगी। साहिर, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी जान को खतरा है, यहाँ से निकलो। शिल्पा परेशान थी। इससे पहले कि साहिर कोई जवाब देता, घर की दीवारें गिरने लगी और 2 मिनट में सारा घर मलबा बन चुका था। साहिर इन दीवारों तले था जो कभी इसे तहफ्फुज़ मुहैया करती थी। आज साहिर इन दीवारों के नीचे आकर मर चुका था। साहिर ने मोहब्बत की थी और अपनी मोहब्बत को उसने सुरखरू भी किया था, लेकिन इसके लिए साहिर ने गलत रास्ते का इंतखाब किया और शायद यही बात साहिर को सजा के तौर पर मिली थी। शिल्पा एक आत्मा थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो कुछ फासले पर खड़ी आंसू बहा रही थी। उधर फारिया को साहिर और हुमा दोनों की मौत का पता चल गया था। दोनों ही इसे बहुत अजीज थे, लेकिन इन दिनों दोनों ने ही तबाही का रास्ता खुद अपने लिए चुना था। मौत ने इन दोनों के मंसूबे को खाक में मिला दिया था। मोहब्बत के कातिलों ने जहां साहिर से उसकी मोहब्बत छीनी थी, वहीं हुमा ने अपनी बहन से उसका प्यार छीनकर दुनिया वालों को बता दिया था कि मोहब्बत के कातिल रोजे अव्वल से हैं और दुनिया फना होने तक रहेंगे।